हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज का विषय रहेगा हमारा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है कैंडिडेट कॉपी, यानी जो आपका लिखित पेपर है वो है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 15 प्रश्न आए थे और 15 के 15 प्रश्न इसमें करने थे। कोई भी प्रश्न इसमें छोड़ना नहीं था। समय इसमें 3 घंटे का दिया गया था। समय कितना था इसमें? 3 घंटे का समय था। ठीक है, तो देखें, इसमें हिंदी भाषा के विविध रूपों को स्पष्ट करते हुए दक्षिण हिंदी भाषा का वैज्ञानिक परिचय दीजिए। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो प्रश्न है ये यूनिट नंबर 1 में पूछा गया था। यूनिट नंबर 1 से जो भाषा वाला पार्ट था उससे पूछा गया था। फिर है सूफी काव्य में अभिव्यक्त सांस्कृतिक समन्वय की चेतना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो आपका भक्ति काल वाला जो पार्ट है उसमें से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। हालांकि इन्होंने आदिकाल और भक्ति काल को थोड़ा सा अवॉइड किया है, वहाँ से प्रश्न इसमें नहीं बने हैं, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इन्होंने सूफी काव्य से पूछ लिया है। इसके बाद है भारतेंदु युगीन पत्रकारिता अंतर्वस्तु बिंदुओं पर। ये इन्होंने आधुनिक काल का जो है पहला ही भाग है आधुनिक काल में, भारतेंदु युग, वहाँ से पूछ लिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता की मैं बात करूँ तो ये जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम में भी हो सकता है, कुछ भाग वहाँ से भी लिया जा सकता है। लेकिन ये पत्रकारिता एक केंद्र किया गया कि ये भारतेंदु युग की पत्रकारिता का ही जिक्र है। जो भारतेंदु की तो पत्रकारिता शामिल है, इसके साथ साथ और भी जो लेखक कवि हुए हैं उस युग के, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। फिर है डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि। फिर है टी.एस. इलियट निर्व्यक्तावाद, ये काव्य शास्त्र से है। अस्तित्ववाद की अवधारणा और स्वरूप पर विचार। पदावली के आधार पर सिद्ध कीजिए विद्यापति श्रृंगार के विलक्षण। तो अब कईयों के मन में ये होगा कि ये जो प्रश्न पत्र है ये आपके, अगर आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं, खासकर हरियाणा के लिए तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हरियाणा के लिए। इसके साथ अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देंगे तो वहाँ भी लिखित पेपर कर दिया गया, तो वहाँ ये काफ़ी आपके लिए रामबाण साबित होगा किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। उत्तरकांड में तुलसीदास वर्णित कलिकाल का अवधारणा, ये उत्तरकांड जो आपके सिलेबस में मेन रूप से दिया गया है। तो पेपर का जो स्तर है ये बहुत ज़्यादा तो मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। कहने का अभिप्राय कि मध्यम स्तर का पेपर है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी भक्ति साहित्य में जोड़े, जो ये जितने भी, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका पेपर आया ना वो सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं आया है। नागार्जुन की काव्य पुल विपुल और विषम भी शोधान विचार कीजिए। ठीक है, तो ये नागार्जुन की काव्य भूमि के बारे में है। अब इसके बाद है अंतर्वस्तु के संदर्भ में राग दरबारी उपन्यास। तो ये एक जो आपकी उपन्यास की यूनिट है, तो उपन्यास वाली राग दरबारी से पूछ प्रश्न बना है। तो ये राग दरबारी उपन्यास से प्रश्न आपका आया है। इसके बाद जो गैंग्रीन स्त्री जीवन, यानी गैंग्रीन कहानी का नाम है जो अज्ञे की है, स्त्री जीवन की यांत्रिकता में बदलते वास्तविक कहानी है, विचार कीजिए। तो ये कहानी से प्रश्न बना है, यूनिट आपकी जो कहानी की है। इसके बाद है आपकी नाटक वाली यूनिट से ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर प्रसाद की नारी चेतना को स्पष्ट कीजिए। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा भी पढ़ाया था इसको तो आप लिख सकते थे, क्योंकि ध्रुव स्वामी जो नाटक है, जो एक इस नाटक को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे 2025 में, क्योंकि इसमें देखा गया है तलाक से संबंधित, यानी अगर स्त्री और पुरुष अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है तो वो पुनर्विवाह कर सकते हैं। तो इसमें पुनर्विवाह दिखाया गया है। इसके साथ इसमें नारी चेतना का मतलब नारी जो उसके साथ अगर शोषण होता है, पुरुष को अपने अधिकार ज़्यादा दिखाता है और नारी के कर्तव्यों को दबाता है, तो किस प्रकार से नारी अपने उसका उल्लंघन करती है और एक नए जीवन की शुरुआत कर सकती है। तो ये अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा था तो भी आप इसे लिख सकते थे।
ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार मैं गैंग्रीन कहानी की मैं बात करूं तो गैंग्रीन कहानी में स्त्री को वही डर्रे पर खाना बनाना, 9 बजे है जो भी समय दिया गया है, 2 बजे खाना बनाना है, फिर उठ जाना है, फिर बच्चे को संभालना है। तो इसी तरह से उसकी ज़िंदगी, कोई ज़िंदगी में नयापन नहीं है, एक यंत्र की तरह वो कार्य कर रही है। न वो अपनी कला का विकास कर रही है, न आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, न वो अपना कैरियर पर ध्यान दे रही है, और न इस समाज से जुड़ी हुई, एक समाज से कटी कटी सी रहती है। घर तक उसकी सीमित उसकी दुनिया है, बच्चे और पति तक की, न कोई बाहरी देख कहीं घूमना है, और न ही अपने व्यक्तित्व में कुछ निखार लेकर आना है, अपनी कला में, अपने कैरियर में। एक यंत्र की बात ही, मतलब ये सोच के चलिए कि वही उसकी एक डर्रे पर परिपाटी चली हुई है। आज भी वही खाना बनाना, कल भी वही है, वही बर्तन साफ करना, मतलब एक निरस्ता भरी जिंदगी है। तो इसी में अगर आपने देखो, जो अगर ऑब्जेक्टिव पास कर गए थे, नो डाउट उन्होंने, उनकी तैयारी अच्छी थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर इतना आसान नहीं था, तो वो इसमें लिख सकते थे। हाँ, ये भी मैं कह सकती हूँ, अगर जो पेपर चेक करने वाला है उस पर भी निर्भर करता है वो किस दृष्टि से आपके पेपर को देखना। हालांकि कुछ अभ्यर्थी इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आप पेपर कितना भी अच्छा लिखो, अगर अलग अलग पेपर चेक करने वाले होंगे तो अलग अलग का अपना दृष्टिकोण होगा। अगर उस पेपर को 3 चेक करेंगे तो तीनों अलग अलग नंबर देंगे। तो एक लिखित पेपर की ये बहुत बड़ी एक तरह से खामी देखी जाती है। लेकिन विशेषता ये भी है कि उसमें आपका जो अंतर का जो आपका व्यक्तित्व है वो देखने को मिलता है। ये एक अच्छी बात भी है। इसमें तो किसी भी पेपर में, किसी भी पैटर्न में अच्छाई और बुराई दोनों ही शामिल होती हैं, इस पर मैं कोई बहस नहीं करूँगी। कविता क्या निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की विशेषताएं बताइए। तो ये निबंध शैली, जो निबंध वाली यूनिट है, यूनिट नंबर 9, वहाँ से लिया गया है। कविता क्या, और रामचंद्र शुक्ल के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, और कविता, लेकिन ये विशेष रूप से कविता क्या को लिया गया है, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में से ही था। प्रेमचंद घर में रचना के आधार, ये प्रेमचंद घर में जो जीवनी है प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी है, तो वहाँ से प्रश्न बना है। तो इस अगर हम पेपर का अगर दृष्टिकोण देखें, हालांकि मैंने जो अपने अभ्यर्थियों को जो नोट्स दिए थे वो मैंने ऑब्जेक्टिव के नोट्स ही इस प्रकार दिए थे कि वो सब्जेक्टिव पर भी लिख सकते थे, क्योंकि जो हमारे नोट्स थे बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक बिल्कुल पूरी तरह से दिए गए थे। तो ये इस प्रकार से हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी गहराई से की थी तो भी आप इस पेपर को निकाल ले जाओगे। और अब की बार सीट बहुत कम नहीं थी, ठीक ठाक सीट थी, अगर ज़्यादा नहीं थी तो कम भी नहीं थी। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर जिस अभ्यर्थी ने अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी गहराई से की है तो वो इस पेपर को निकाल ले जाएगा। तो पेपर का जो स्तर था ये आसान कहूँ तो ये कह सकता कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पाठ्यक्रम से बाहर है। अगर मैं थोड़े से मुश्किल की बात करूं तो इन्होंने छायावाद, भक्तिकाल और आदिकाल से प्रश्न बहुत कम लिए हैं। और कहीं कहने का मतलब निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा, इस तरह के इन्होंने उन कवियों से प्रश्न कम लिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर पेपर, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ऐसा स्तर तो होना भी चाहिए। और जो अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक खाका, जो कच्चा खाका है वो आपको जरूर मिलने, ये लगा कि हाँ इस प्रकार से पेपर आगे बनेंगे। और जो हरियाणा एचपीएससी की मैं बात करती हूँ, एचपीएससी असिस्टेंट, चाहे वो पीजीटी है चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो एचपीएससी ने पहली बार ऐसा किया है जो लिखित पेपर की शुरुआत की है। अब धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी शुरुआत हो चुकी है, जैसे यूपी में हो गई है। और इसी प्रकार से इमारत का पेपर भी लिखित पेपर आएगा। तो एक तरह से आपको देखा जाए तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिला होगा, ये जानकारी मिली होगी कि पेपर कैसा रहेगा। तो अपनी तैयारी करते रहें। अगर और भी किसी को इसकी आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। इमारत की तैयारी कर रहे हैं या आप एस्टेट की तैयारी करें तो निरंतर निःशुल्क क्लास आपको मिलती रहेंगी लगातार। तो वहाँ से भी आप अपना लाभ उठा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ जिन्होंने भी ये पेपर दिया है और जिन्होंने मेहनत की है, भगवान करे उनका इसमें चयन हो जाए, उनका सपना साकार हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।